हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम लिंक्स पर, जहां पर आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज़ को हम डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए बच्चों, ये कुछ सिंबल्स है, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जो आपके सर्किट बनेंगे, सर्किट के अंदर ये जितने भी आपको सिंबल्स दे रखे हैं इनका यूज होगा। ठीक है, तो देखो जी ये वाला है, ये सेल का है, ये बैटरी ऑफ 2 सेल्स का है, ये वायर जॉइंट का है। जब हम 2 वायर को जॉइंट करते हैं, ठीक है, ये उसका है। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, जब हम वायर को क्रॉस करवाते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट के, तब ये वाला बनाएंगे। कनेक्टिंग वायर मतलब जो नॉर्मल वायर होते हैं, सिंपल वायर होते हैं, ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस का है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का है। इसके 2 डायग्राम है, या तो आप ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। ये एमीटर का है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये ओपन स्विच का है कि आप जो स्विच है वो ऑन ऑफ करते हो ना, तो जब आपका स्विच ऑन होगा तो आप ये सिंबल बनाओगे। इसके भी 2 हैं, या तो आप ये बना सकते हो या ये बना सकते हो। क्लोज स्विच का ये है। क्लोज स्विच में ओपन स्विच में डिफरेंस क्या है कि क्लोज स्विच में यहाँ पर क्या आ जाती है, डॉट आ जाती है। ठीक है, और इस वाले में क्या होता है, ये जो वायर है ना, ये यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका क्लोज स्विच बन जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ये वाला और ये दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब के डायग्राम हैं। आप कोई सा भी सिंबल से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पर। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि आ क्लोज पाथ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होती है, और उसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है ना, इससे पहले वाले जो मैंने आपको सिंबल्स पढ़ाए थे उनका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सेल लगी हुई है, सेल से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ये आपका ए है एमीटर, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से इसका वोल्ट नापा जा रहा है, वोल्ट मीटर हो गया। और ये आपका जो नॉर्मल वायर है ना, ये आपका कनेक्टिंग वायर है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है ना, जो उसमें यूज होता है वो यही वायर है। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। यदि आपने 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं पढ़ा ना, इसका मतलब है कि तुमने 10th क्लास में बुक खोल के देखी ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आपका करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हो कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। और करंट किसका होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर फ्लो होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, जहां पर I क्या है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पर क्या है, जो I है वो तो आपका करंट हो गया, और जो ये V है ये क्या हो गया बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखो ये I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के। इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यदि आप I को बढ़ाओगे ना, करंट को बढ़ाओगे, तो उसके साथ साथ जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे V जो I है वो V के प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि V I के प्रोपोर्शनल है। बात तो एक ही है। अब देखिए हम प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो हमें अपने पास से कोई भी एक कांस्टेंट टर्म माननी होती है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म क्या मान ली, R मान ली। देखिए R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, और R यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रेसिस्टेंस का काम कर रहा है।
ठीक है। अब देखो बच्चों, V इज इक्वल्स टू आर आई था, इस आर को तो यहीं छोड़ दो, इस आई को इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, ये बेचारा यहाँ पर अकेला रह गया, तो आर क्या आ गया, V अपॉन आई आ गया है ना। अब देखिए आपको फिर दोबारा से लिखना है, इसे आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इसलिए आपको ये लिखना जरूरी है कि V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है, एंड R यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, रेसिस्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट है और इसके नोट पॉइंट है, ये जो नोट पॉइंट हैं ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। The ratio of potential difference applied between the end of conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance। हिंदी भाषा में समझाएं तो रेसिस्टेंस जो होता है, सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा हो तो जो रेसिस्टेंस है वो उस करंट को रोकने का काम करता है। मतलब करंट के जो मार्ग है ना, जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट है, सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पर ना ये करंट को फ्लो करने से रोकता है, मतलब इसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नोट पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor is double, then the current flowing through it is also get double। देखो, यदि पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम डबल करते हैं तो जो करंट है वो भी डबल होता है। मान लो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, यदि मैं इसे डबल करूंगी ना तो ये भी डबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यदि V की वैल्यू 4 है, ठीक है, V डबल कर दिया जाए, देखिए यदि मैं इसमें V को 4 गुना कर दूं तो I को भी फिर 4 गुना करना पड़ेगा, ये अपने आप 4 गुना हो जाएगा। यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करते हो तो जो आपका करंट है वो भी आधा होगा, हाफ होगा। कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, करंट आल्सो गेट हाफ। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस इज डबल। जो रेसिस्टेंस होता है वो डबल होता है, गेट करंट गेट हाफ। यदि करंट जो है वो हाफ है तो जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि आपका रेसिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल हो जाएगा, ये इसका अपोजिट होता है। यदि रेसिस्टेंस आपका डबल है तो करंट को हाफ कर दो, यदि आपका करंट हाफ है, यदि रेसिस्टेंस हाफ है तो फिर आप करंट को डबल कर दोगे। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखो बच्चों, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू which it oppose the flow of current through it is called resistance। यदि आपसे एक पर्टिकुलर वो डेफिनेशन पूछेगा तो आप इसे भी लिख सकते हैं एंड उसे भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो लिखिए। ठीक है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। आर आपका रेसिस्टेंस, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड I आपका करंट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पर, उसकी थिकनेस मतलब उसकी मोटाई पर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, वो इन सब चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। और ये जो है ना, हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, SI यूनिट होती है ओम और जो इसे डिनोट किया जाता है वो किया जाता है ओमेगा से। यदि आपका वोल्टेज 1 हो जाए और जो आपकी I है,
करंट वो भी 1 हो जाए। देखो R इजिकल्स टू V अपॉन आई, वोल्टेज 1 करो, करंट 1 करो, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 1 आ गया ना, 1 ओम। तो जो 1 ओम है वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब आते हैं बच्चों 1 ओम की डेफिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its current of 1 ampere flowing through it। अभी इससे पहले अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी में कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यदि हम वोल्ट को 1 कर दें और जो आपका करंट है उसे 1 कर दें तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपके 1 ओम के बराबर हो जाएगा। लिखवाया था नहीं लिखवाया था, तो अब यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे बच्चों कि देखो जो 1 ओम है वो कब होगा आपका, कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए 1 वोल्ट इज अप्लाइड, जब अप्लाइड किया जाए टू इट्स ईड्स, मतलब वो सर्किट की ईड्स पर करंट ऑफ 1 एम्पियर, और करंट में क्या हो 1 एम्पियर फ्लो हो थ्रू इट, उसके अंदर, सर्किट के अंदर। ग्राफ बिटवीन ये मैंने करवा दिया है, आपको पता होना चाहिए, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, देखते ही याद हो गया होगा आपको, तो एक बार समझ लेते हैं जिससे आपको लाइफ टाइम ये याद रहे कि जो आपका ग्राफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है, करंट ऊपर है, तो आपकी जो ग्राफ शो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पर शो होगा ना, क्योंकि ये भी घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। रेसिस्टर क्या होते हैं, दो सबस्टेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कॉल्ड रेसिस्टर। देखो रेसिस्टेंस और रेसिस्टर क्या होते हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो गई ना, ये आपसे आपका एग्जामिनर भी पूछ सकता है, वाइवा के अंदर क्वेश्चन बनता है कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बच्चों जो रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये मान लो रेसिस्टेंस है और ये हो गया रेसिस्टर। जो रेसिस्टर होगा वो तो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिसका वो बना हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर आप बैटरी मान लीजिए कि आप, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये तो हो गई बैटरी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपने एक बल्ब ले लिया, अब यहाँ से दो वायर हैं, ठीक है, यदि और ये 12 वोल्ट की है, मानो 12 वाट की है, ये 12 वोल्ट की है एक बैटरी, और ये आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, नॉर्मल वाला जो होता है। यदि मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रही हूँ तो ये जो बल्ब है ये खराब हो गया, जल गया, ठीक है, जो इसके अंदर का टंगस्टन था वो खराब हो गई, तो क्या आपने क्या करा, ज्यादा वोल्ट की करंट फ्लो कर दी ना आपने। यदि मैं यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दूं, रेसिस्टर क्या है, सबस्टेंस है, जैसे बल्ब एक सबस्टेंस है ना, एक चीज है, ऐसे रेसिस्टर भी एक चीज होती है जिसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना उसे रोकने का काम करता है, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, मतलब एक निश्चित इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी जितनी आपके बल्ब को जरूरत होगी, तो ये जो बल्ब है ये जलता रहेगा और जल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो रेसिस्टर होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होता है, सबस्टेंस होता है, जिसका काम क्या होता है, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, उस इलेक्ट्रिसिटी को रोकना। अब आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट टॉपिक रेसिस्टिविटी पर।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे डिटेल में और अच्छे से समझना है। या तो इसकी डेरिवेशन आएगी रेसिस्टिविटी की, या इसकी SI यूनिट पूछ लेगा, या फिर इसके फॉर्मूले पर बेस्ड एक आपको न्यूमेरिकल दे देगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इजी टॉपिक है। देखो, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ। देखो, मैंने इससे पहले बताया था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो आपके लेंथ पर, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। देखिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉसिंग सेक्शन ए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए। 1 अपॉन में आ गया ना, ए जो है वो 1 के अपॉन में है। जब अपॉन में होगा तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि नॉर्मल होता है तो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या डिफरेंस है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यदि आर घटेगा कम होगा तो जो एल है वो भी घटेगा कम होगा। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि यदि आप आर को बढ़ा रहे हो ना तो ए घटेगा, यदि ए को बढ़ा रहे हो तो आर घटेगा। मतलब रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो। देखो, ये दोनों आर है तो ये आर ऐसे आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, ये एल मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए है। कंबाइन कर रहे हो तो ऐसे ही तो करोगे, एल की 1 में मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, एल अपॉन में ए आपका एज इट इज। अरे मैंने इससे पहले वाली जो आपको डेरिवेशन करवाई थी उसमें बताया था कि जब आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हो तो आपको अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट टर्म लेनी होती है। तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट टर्म क्या ले ली, रो ले ली। इसे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं रो। और ये क्या होता है, ये रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब देखिए, ये आपने इक्वेशन 3 मान ली। इसे देखिए, R इज इक्वल्स टू क्या है, रो एल अपॉन ए है। इस रो को इधर ही छोड़ो, इन्हें इधर लेके आ जाओ। ये इधर किस में है, डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, और ये रो आपका एज इट इज ही बचेगा, ठीक है। तो जो आपकी रेसिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो गई, आपकी रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई में क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। अब आपको ये तो लिखना ही है, जिससे आपको क्वेश्चन अपना बड़ा बनाना है। वेयर R इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड L जो है वो क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है। अब आते हैं इसकी SI यूनिट पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछ ली जाएगी। ये रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, ठीक है। देखिए, R क्या है आपका, रेसिस्टेंस है, मतलब ओम है। एरिया किस में निकलता है बच्चों, मीटर स्क्वायर में निकलता है, और लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में मेजर होती है। अब देखिए, यहाँ पर m जो है वो 2 है ना, क्योंकि m की पावर 2 है, तो उस पावर से ये m कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मल्टीप्लाई मीटर। इसे कैसे लिख दोगे, ओम ऐसे हल्का सा डैश लगा के मीटर, या तो इसे ऐसे लिख दो या फिर कैसे लिखोगे, ओम मीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। MCQs में ये भी दे देता है आंसर में, ये भी दे देता है, तो आपको दोनों ही ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का वो 2 वे में होता है, एक तो होता है इन सीरीज एंड एक होता है इन पैरेलल। इसमें ये दोनों ही पहले पढ़ेंगे हम रेसिस्टेंस इन सीरीज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड थ्योरी भी पूछी जाती है, तो आपको ये भी कंप्लीट करना है।
ये चैप्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। ठीक है, तो अब आते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज में। When two resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series। ठीक है, तो रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आपने दो रेसिस्टेंस लिए जिन्हें क्या करा है, एक सीरीज में सीधी लाइन में कनेक्ट करा है। अब बैटरी वोल्ट V, जिसमें क्या है, जो बैटरी है उसमें V वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, has been applied to the end of this series combination। Now potential difference across the resistance R1 is V1। जो रेसिस्टेंस है ना वोल्ट V1 पर वो R1 है, एंड V2 पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस पर जो रेसिस्टेंस है वो बच्चों R2 है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस के V2। ठीक है, अब V क्या होता है, IR के बराबर होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इस I को इधर की तरफ भेज दो तो क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया ना। आपको सारे फॉर्मूले आप कहाँ तक याद रखोगे, फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी को ही इधर की तरफ भेज दो, उससे दूसरा फॉर्मूला बन गया। स्मार्ट स्टडी करना सीखो। V इज इक्वल्स टू IR हो गया। अब आपने क्या लिए थे, दो रेसिस्टेंस लिए थे और दो ही पोटेंशियल डिफरेंस लिए थे। तो देखो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सेम फ्लो हो रही है ना, सीरीज में है। यदि ऐसे है ये सीरीज में, ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो सेम ही तो फ्लो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और आगे जाकर ज्यादा हो गई। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो अलग रहेगा, V1 मान लीजिए, एंड जो आपका रेसिस्टेंस है उसे R1 मान लीजिए, करंट तो सेम ही रहेगा ना। अब देखिए इसे आगे कैसे करेंगे, V1 तो मान लिया, V2 मान लिए, आई ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा R2। एक बार जो आप पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V1 मानिए, एक बार V2 मानिए, एक बार R1 मानिए, एक बार R2 मानिए। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 एंड ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब देखो बच्चों, इसमें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है V1 की और V2 की। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू V1 and V2 in equation फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में V ऐसी लिखिए और V1 की जगह क्या लिखोगे, किसके बराबर है, V1 I और R1 के बराबर है ना, ये प्लस का साइन, फिर लिखा हुआ है V2, V2 किसके बराबर है, I और R2 के बराबर है। यहां से देखिए V किसके बराबर है, IR के बराबर है, IR2। अब देखिए बच्चों IR ऐसे, इसमें से I कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस के R2 आ जाएगा ना। इस I से I कैंसिल, तो R क्या आ गया, R1 प्लस के R2 आ गया। देखिए बच्चों ये देखो अब कैसे बन गया कि जो R1 है वो R जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर। इसका मतलब ये किस में है, सीरीज में है ना। तो कैसे बनेगा डायग्राम, यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो यहाँ से फ्लो हुई। ये तो हो गया पहला रेसिस्टेंस R1, ये दूसरा रेसिस्टेंस R2। तो ये जब सीधे है मतलब यहाँ से ऐसे हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका सीरीज होगा। अब पैरेलल क्या होता है, जब आप दोनों को एक साथ देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ कर दूं, देखिए बच्चों क्या डिफरेंस है इसमें, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई,
यहाँ 2 में जाके मिली, यहाँ जाके फिर से 1 हो गई। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, यहाँ हुई, इसमें भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, यहाँ तक आ गई। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी सीधे चली गई और फिर वापस आ गई नेगेटिव टर्मिनल के पास। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई ना, तो यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इधर भी चली गई और इधर भी चली गई। फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ऊपर लग रहा है, एक रेसिस्टेंस नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर जब फ्लो होने के बाद में यहाँ जाकर के फिर कंबाइन हो गई और फिर से ये एक वायर में आ गई और फिर आ गई है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल, और इसे क्या बोल दोगे, रेसिस्टेंस इन सीरीज। इसका जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस के R2। बच्चों इसका मैं अभी आपको प्रूव करवाऊंगी, बट मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाए। तो इसका क्या होता है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस के 1/r2। तो देखो जो आपका पैरेलल वाला होगा उसमें तो अपॉन में आ जाएंगे डिजिट्स, और जो सीरीज वाला होगा उसमें नॉर्मल रहेंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो बच्चों अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आपको पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपको पता है कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। When two resistors are connected between the same 2 points, they are said to be connected parallel। जब एक ही पॉइंट पर 2 क्या वायर कनेक्ट हो जाएं पैरेलल में, तो उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलेंगे। 2 रेजिस्टेंस, जहां पर आप 2 रेजिस्टेंस लोगे, एक तो हो गया R1 और दूसरा ले लोगे R2, ठीक है, एंड कनेक्ट पैरेलल, और क्या करोगे, उन्हें पैरेलल कनेक्ट करोगे। अब बैटरी V वोल्ट हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसमें आपने V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी जो क्या कर रही है, पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज I। जो इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो टोटल है वो I है। देन सर्किट इज R1 विल बी I1। यदि रेजिस्टेंस R1 है तो उसका जो करंट होगा वो I1 होगा। यदि रेजिस्टेंस R2 है तो जो उसका करंट है वो I2 होगा। तब आपका टोटल करंट क्या बनता है, आलस में 2 तो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक यहाँ पर I1 और एक यहाँ पर I2। तो टोटल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I पढ़ा था। अब आपको क्या निकालनी है, I निकालनी है। ये इधर डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और ये R मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में, बन गया I का फॉर्मूला। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। जब एक बार आप क्या ले रहे हो, करंट को 1 ले रहे हो तो रेजिस्टेंस भी तो 1 हो रहा था, एक बार करंट को 2 ले रहे हो तो रेजिस्टेंस भी 2 हो रहा है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही वोल्ट से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक जब आप एक साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो कि यहाँ तक तो आपको 10 वोल्ट पहुंची और इस वाले में 20 वोल्ट पहुंची, दोनों में सेम ही तो पहुंचेगी ना, जब यहाँ से सेम फ्लो हो रही है। तो इसलिए क्या होगा, वोल्ट जो होगा, वोल्ट V वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए इस I की जगह लिख दिया, I1 किसके बराबर है, V अपॉन R1, तो V अपॉन R1 लिख दिया। I2 किसके बराबर, V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 लिख दिया। लिखिए V अपॉन R, यहाँ से V कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ क्या बचेगा, जब V बाहर ले लिया 1 अपॉन R1, यहाँ से V बाहर ले लो तो क्या बचेगा 1 अपॉन R2। इस V से ये V कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा।